हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत कोर्स संख्या 122 का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 को डिस्कस करने वाले हैं। संस्कृत कम्युनिकेटिव की वीडियो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे उन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चन पेपर में बताया जाता है सामान्य निर्देशः, यानी जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है वो आपको सबसे पहले बताई जाती है। आपको ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है एक बार और इनको ध्यान में रखते हुए जो है अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणम कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 11 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति, यानी आपके जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके 11 पृष्ठ होंगे। अगली है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणम कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति, यानी आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको 18 प्रश्न दिए जाते हैं। उसके अंतर्गत सब क्वेश्चंस होते हैं, आपको कुछ विकल्प भी दिए जाते हैं, वो उसके अंडर होते हैं, यानी जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपको 18 प्रश्न दिए जाते हैं। अगला है, अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खंडा सन्ति, यानी आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 भागों में विभाजित होता है। अगला है, प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि, यानी जो आपके खंड हैं, जैसे खंड क है, खंड ख है, आपको जो भी प्रश्न उसमें दिए जाते हैं आप एक खंड के प्रश्न जो है वो उसी खंड में करेंगे, यानी आप किसी दूसरे खंड में पहले खंड के क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके जो अंक हैं वो कट जाते हैं, आपको उसके कोई भी अंक नहीं मिलते, चाहे आपने सही उत्तर ही क्यों ना लिखा हो। अगला है, उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांकः अवश्यम लेखनीय, यानी जब आप उत्तर लिखते हैं तो उससे पहले आपको मेंशन कर देना है कि आप कौन सा प्रश्न जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं लिखेंगे तो आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे, यानी आपको प्रश्न संख्या जो है वो जरूर से मेंशन करनी है। अगला है, प्रश्नस्य क्रमांकः प्रश्नपत्रानुसारम एव लेखनीय, यानी प्रश्न क्रमांक जो है वो प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे, आपने अपने क्रमांक के अनुसार नहीं लिखना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर पे जो है प्रश्न दूसरा सॉल्व कर रहे हैं तो आप 2 ही नंबर डालेंगे, आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार 1 नहीं डालेंगे। अगला है, सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि, यानी आप सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो संस्कृत में लिखेंगे, आप हिंदी में या अंग्रेजी या किसी भी दूसरी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, संस्कृत में आप उत्तर लिखेंगे तभी आपको अंक मिलेंगे। अगला है, प्रश्नानाम निर्देशः ध्यानेन अवश्यम पठनीय, यानी जो प्रश्नों के निर्देश होंगे, प्रश्नों की जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आपको वो प्रश्न किस तरह से सॉल्व करना है, आपको अपने उत्तर उसी के अकॉर्डिंग जो है लिखने हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र स्वरूपम, यानी प्रश्न का जो स्वरूप है वो कैसे होंगे। जैसे सबसे पहले क खंड है, उसमें आपको अपठितावबोधनम 10 अंकों के लिए पूछा जाता है। दूसरा है खंड ख, जो है रचनात्मक कार्यम, जिसमें 15 अंकों के लिए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ग जो है वो है अनुपयुक्त व्याकरणम, जो 25 अंकों के लिए पूछा जाता है, और खंड घ जो है वो है पठितावबोधनम, जो 30 अंकों के लिए पूछा जाता है। अब इन खंडों में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, जो अंक है वो किस तरह से विभाजित होते हैं, ये हम डिटेल में साथ साथ पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क भाग की, उसमें पूछा जाता है अपठितावबोधनम 10 अंकों के लिए, यानी यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाता है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्नों के निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस जो है प्रश्नों के साथ ही दिए जाते हैं, अंक भी साथ में दिए जाते हैं, ताकि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिख पाएं। अब आपको प्रश्न जो पहला है वो पूछा इस तरह से जाता है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी जो आपको ये गद्यांश दिया गया है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उसके उत्तर जो है वो आपने संस्कृत में लिखने हैं। ये आपको प्रश्न का जो निर्देश है वो दिया गया है। अब जिस तरह से यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, ये आपको कोई सा भी गद्यांश दिया जा सकता है। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, पूर्वजानाम संस्मरणम अस्मान अद्भुतम विशिष्टम महत्वभूतम समाजोपयोगिनम परोपकारयुक्तम च कार्यम कुर्वन्तु प्रोत्साहित्यति, अस्माभ्याम अद्भुत कार्यं प्रेरणं प्रदाय समुचितं पंथानम अनुसर्तुं गन्तुं च सहायं करोति, ये पुरुषाः स्वजीवने विशिष्टं महत्वकार्यं अकुर्वन् ते एव भविष्यति काले जनैः संस्मर्यन्ते, तेषां जीवन घटनाः अन्येभ्यः शिक्षाप्रदाः
दिक्प्रदर्शकाश्च भवन्ति भारतभूमिः कर्मभूमिः त्यागभूमिः इति च स्वदेशः विदेशेश्च ग्रन्थेषु बहुधा वर्णितं भवन्ति। इयं सनातनभूमिः धन्या यस्या भारतभूम्याः प्रतिपदं श्रेष्ठनरनारीणां जीवनगाथाभिः प्रतिध्यते। भारतीये इतिहासे केचन तपसा ज्ञानेन ग्रन्थानेन प्रसिद्धिमापः सजाता। एते ऋषयः मुनयः दार्शनिकाः कवयः इत्यादि नामाभिः प्रख्याताः। अन्ये केचन शौर्येण त्यागेन देशप्रेम्णः वा अचन्द्रसूर्यः कीर्तिम् अर्जयन्। ब्रह्मतेजसा केचन भूमिम् इमाम् अभूषयन्। अपरे च केचन वीराः क्षात्रेण योजसा च भारतभूमेः धर्मं संस्कृतिं जनताश्च संरक्षयन्। अतः एतादृशं पूर्वजनां संस्मरणम् अस्माभिः कर्तव्यमेव। तैः उक्तः मार्गः कृतं च कार्यम् अवश्यम् अनुसर्तव्यम्। अब यहाँ पर आपको अगर ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में नहीं आया है, फिर भी आपको जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि ये जो आपका पैराग्राफ है वो किसके बारे में है। पूर्वजानाम यानी आपके जो पूर्वज हैं उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वो जो है हमारे लिए किस तरह से प्रेरणादायक हैं, किस तरह से जो है उनके जीवन से हमें बहुत सारे जो विशिष्ट कार्य उन्होंने किए हैं उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ये सारी चीजें जो है आपको इस गद्यांश में बताई गई है। तो जब आप ये सारे गद्यांश जो है ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपने एक बार जो है अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि प्रश्न को जब आप पढ़ते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने पैराग्राफ में जाकर उसमें जो वर्ड्स हैं उनको देखकर अपने आंसर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको अ जो भाग है उसमें जैसे बताया गया है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपने उत्तर लिखना है। केवल प्रश्न द्वयम, केवल आपने यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, एक को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है केशाम जीवन घटना अन्येभ्य शिक्षा प्रदा भवन्ति। अब आपको इसका जब आंसर ढूंढना है तो आप अपने पैराग्राफ में जाएंगे और वहां पर जो है आप इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पर पैराग्राफ में आप देख सकते हैं तेषाम जीवन घटना अन्येभ्य शिक्षा प्रदा दिक् प्रदर्शश्च भवन्ति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तेषाम कहा गया है, तेषाम मतलब उनका। अब किसके बारे में यहाँ बात हो रही है? तो पहले आप पैराग्राफ में जाएंगे पूर्वजा नाम, यानी पूर्वजों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर होगा पूर्वजा नाम। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए केन केचन भूमि इमाम अभूषण। अब इसका उत्तर भी जब आप ढूंढेंगे तो आप इससे रिलेटेड पहले जो है वर्ड्स को आप यहाँ पर ढूंढेंगे। जैसे पैराग्राफ में देखिए कहा है ब्रह्म तेजसा केचन भूमम इमाम अभूषण। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके प्रश्न का उत्तर? ब्रह्म तेजसा। इस तरह से जो है आप अपने उत्तर ढूंढिएगा। अगला प्रश्न है पूर्वजा नाम संस्मरणम कई कर्तव्य में, यानी पूर्वजों को कौन याद करे, किसका कर्तव्य है पूर्वजों को याद करना? हमारा, यानी अस्माभि। ये भी आप जो है अपने जो आपका पैराग्राफ है वहां पर ढूंढ सकते हैं। अगला जो आपको भाग दिया है आ, उसमें कहा गया है पूर्व वाक्येन उत्तरत। यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन है कि आपको पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में आपने उत्तर लिखना है, एक पद में नहीं लिखना है। केवलम प्रश्न द्वयम, यानी यहाँ पर भी आपने 2 प्रश्नों को जो है वो लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है भारत भूम्या प्रतिपदम काभिः प्रतिध्ववन्ते, यानी यहाँ पर आप जो है इसी तरह से प्रश्नों को देखेंगे जैसे मैंने पहले कहा है। तो यहाँ पर आप पूरा वाक्य में इसका उत्तर देंगे। जैसे यहाँ पर आप अपने पैराग्राफ में देखिए, यहाँ कहा गया है इयम सनातन भूमि धन्य यस्या। यहाँ से आप लिखेंगे कि भारत भूम्या प्रतिपदम श्रेष्ठ नर नारीणाम जीवन गाथा भी प्रतिध्वन्ते, यानी जो आपका पैराग्राफ है उसमें जो भी जिस तरह से भी आपकी पूरा सेंटेंस होगा आपने उसी तरह से पूर्ण वाक्य में अपने उत्तर को लिखना है। आपने कोई भी उसमें हेरफेर नहीं करनी है। अगला प्रश्न है पूर्वजानाम संस्मरणम अस्मान कीदृशम कार्यम कर्तुम प्रोत्साहयति, यानी इसका आपने जैसे आप यहाँ पर पूर्वजनाम संस्मरणम प्रोत्साहयति, यानी आपने इसमें से कुछ वर्ड्स जो है वो ढूंढ लेने हैं। आप अपने आगे पैराग्राफ में जाकर देखिए, सबसे पहले ही एक दिया गया है पूर्वजानाम संस्मरणम अस्मान अद्भुतम विशिष्टम महत्वभूतम समाजोपयोगिनम परोपकारयुक्तम च कार्यम कर्तुम प्रोत्साहयति। तो आप पूरा जो ये वाक्य है वो पूरे का पूरा एज इट इज जो है अपने उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत भूमि धर्म संस्कृति जनताश्च के संरक्षण।
यानी यहाँ पर भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अपरे च केचन वीरा क्षात्रेण ओजसा च भारत भूमे धर्मः संस्कृतम जनताश्च संरक्षयन्। पूरा एज इट इज आप इसी तरह से लिखेंगे। आगे जो आपको दिया गया है ई पार्ट, उसमें लिखा है कि यस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, यानी जो आपको लगता है इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है वो आपने संस्कृत में लिखना है। तो आपको जैसे पता है कि ये जो पूरा आपका पैराग्राफ था, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी आपको इतना पता चल गया कि ये आपके पूर्वजों के बारे में था, तो आप इसका जो इजी शीर्षक है वो लिख सकते हैं पूर्वजः या फिर पूर्व संस्मरणी। यानी ये जो दो आपके शीर्षक हैं वो आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई शीर्षक लगता है तो आप वो लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आगे जो आपको पार्ट दिया गया है उसमें लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर लिखिएगा। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। तो आपको निर्देश कहाँ दिए गए हैं, यहाँ देखिए जैसे प्रश्न में आपसे लिखा गया है ते एव भविष्यति काले जनः संस्मर्यन्ते अत्र किम क्रियापदम। यहाँ क्रियापद कौन सा है ये आपको निर्देश दिया गया है कि क्रियापद आपने ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं भविष्यति, काले, संस्मर्यन्ते या जनः। तो यहाँ पर जो ग आपका पार्ट है संस्मर्यन्ते वो जो है आपका क्रियापद है। अगला है उक्तो इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। यहाँ पर जो उक्तो है उसका विशेष्य पद क्या है। यहाँ पर आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो है मार्गः, तई, कव्य, कव्य। तो यहाँ पर जो क पार्ट है मार्गः वो जो है यहाँ पर विशेष्य पद होगा किसका, उक्तः का। अगला प्रश्न है धराम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, यानी धराम, धराम किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। तो यहाँ पर जो पद है धराम जो आपका गद्यांश में, उसके लिए पर्याय पद जो है वो क्या प्रयुक्त हुआ है। तो जब आपने गद्यांश पढ़ा वहां पर आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सुविधा के लिए, जैसे धन्या, भूमि, इमाम या ओजसा। तो धराम यानी पृथ्वी को और क्या कहा जाता है, भूमि। तो यहाँ पर ख जो पार्ट है भूमि वो जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला है अज्ञानेन इति पदस्य विपर्यय पदम किम प्रयुक्तम। तो यहाँ पर अज्ञानेन के लिए जो है कौन सा विलोम पद जो है वो प्रयुक्त हुआ है या विपर्यय पद जो है वो प्रयुक्त हुआ है। आपको विकल्प दिए गए हैं शौर्येण, क्षात्रेण, प्रेमणा या ज्ञानेन। तो अज्ञानेन का जो विपर्यय पद होगा वो क्या होगा, ज्ञाने। तो यहाँ पर गद्यांश में आपने देखा कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके जो निर्देश हैं वो आपको क्वेश्चन में ही दिए गए हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन के सॉल्व करना है, एक पद में करना है, पूर्ण पद में करना है, या फिर जो आपको क्वेश्चन के साथ निर्देश दिए हैं कि कौन सा विलोम शब्द है, कौन सा विशेष्य है। यानी इस तरह से जो भी आपको जैसा इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। और गद्यांश में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने आपको आसान सी ट्रिक बताई कि आपको केवल प्रश्न में जो वर्ड्स हैं उनको देखना है और गद्यांश में उन वर्ड्स को ढूंढना है और फिर जो है अपने उत्तर को निर्देश के अनुसार जो है वो फिल करना है। अब अगले भाग की बात करते हैं, खंड ख रचनात्मकम कार्यम। ये 15 अंकों के लिए आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न पूछा गया है भवान अक्षत, यानी आप अक्षत हैं, और भवतः संस्कृत पठने रुचि ही, आपको संस्कृत पढ़ने में रुचि है। भवान कानिचन पुस्तकानि क्रेतुम इच्छति अतः प्रकाश्य अधोलिखितम पत्रम मंजूषा प्रदत्त प्रद्ययी पूरित्वा पुनः लिखत। यानी जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें आपको केवल जो मंजूषा में आपको शब्द दिए हैं उनको, उनसे आपने सही जो शब्द है वो सही स्थान पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपका नाम आपको पहले बताया गया है कि आपका नाम अक्षत है। अब यहाँ पर जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले है मथुरात, यानी आपको जगह का नाम बताया गया है, दिनांक आप यहाँ पर खुद डालेंगे, और यहाँ पर जो पहला स्थान रिक्त स्थान है वहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे। जब आप किसी संपादक को प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या है, आप लिखते हैं सेवायाम। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है अपने मंजूषा से सेवायाम शब्द जो है वो यहाँ पहले जो आपका रिक्त स्थान है उसमें फिल करेंगे। उसके बाद आपको बताया गया है आपका जो जहां पर आप लिख रहे हैं, जैसे प्रकाशन प्रबंधक महोदया राशई अनु परिषद नई दिल्ली विषय पुस्तक क्रियण्य डैश, यानी पुस्तक को क्या करना है, किसके बारे में आप लिख रहे हैं ये आपने यहाँ पर विषय में लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा सेकंड में, संदर्भ, यानी पुस्तक क्रियाण्य संदर्भ। तो यहाँ पर आपने इस तरह से फिल करने हैं। पहले आप एक बार जो है मंजूषा भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर आगे है मान्यवर सविनयम। सविनयम के बाद अक्सर क्या आता है, निवेदनम। तो आप यहाँ पर देखिए आपको निवेदनम जो शब्द है वो आप तीसरे रिक्त स्थान में फिल करेंगे। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम संस्कृति आधारितान्नम डैश पठने
अधिका रुचि वर्तते, यानी किसमें आपकी रुचि है? संस्कृत की पुस्तकें पढ़ने में। तो यहाँ पर जो पुस्तका नाम आपका वर्ड आपको मंजूषा में दिया गया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे 4th डैश में। आगे है मम डैश भवताम प्रकाशितानाम पुस्तकानाम केचन संचह डैश। तो यहाँ आएगा मम समीपे भवताम प्रकाशितानाम पुस्तकानाम केचन संचाः डैश डैश क्या है? संति। भवद्भिः संस्कृत परीक्षा दृष्ट्या कानिचन व्याकरण पुस्तकानि बाल मनो विनोदनाय कथा पुस्तकानि च प्रकाशितानि सन्ति। उसके बाद आया है डैश पुस्तकेषु अहम कानिचन पुस्तकानि वाछामि। तो यहाँ पर आएगा तेषु तेषु पुस्तकेषु। यहाँ पर आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर पुस्तकेषु है तो जब आप अपनी मंजूषा में देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा मिलता जुलता अगर आप समझ नहीं आ रहा तो भी आएगा तेषु पुस्तकेषु। इस तरह से भी आप जो है अपने वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। तेषु पुस्तकेषु अहम कानिचन पुस्तकानि वाछामि तेषाम सूची अध डैश अस्ति। क्या है? संलग्ना। तेषाम सूची अध संलग्ना सन्ति। कृपया डैश पत्रालय मध्यामे संप्रेष्य माम अनुगृहन्तु भवतः। तो यहाँ क्या आएगा? पुस्तकानि। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको 2 बार था पुस्तकाना पुस्तकानि, तो 2 वर्ड आपको मंजूषा में दिए गए हैं, ये आपने सही जगह पर लिखने हैं। जैसे सबसे पहले आपने कहा लिखा था पुस्तकानाम पठने अधिका रुचि वर्तते, और यहाँ पर आएगा कृपया पुस्तकानि परीक्षालय मध्यमेन। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे है पुस्तक सूची अभ्यासमान भव व्याकरण विधि बाल कथावली व्याकरण सौरभम विनीतः डैश। आगे आया है विनीतः कौन है? अक्षतः, जो आपको पहले से बताया गया था आपका नाम। जैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको आसानी से आप पकड़ सकते हैं, जैसे सविनयम निवेदनम। सविनय के बाद निवेदन ही आता है, और शुरू में क्या आएगा? शुरू में भी आप अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो उसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, और जब आप अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, उनमें कौन से वर्ड्स आते हैं, किसी संपादक को जब लिखते हैं उसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से मंजूषा से अपने शब्दों को जो है वो लिख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है, जैसे लास्ट में भी आपको पता है कि हमारा नाम आता है या फिर कोई पता आता है। तो अगर आपकी मंजूषा में आपका नाम, आपका पता आपको बताया गया है या फिर प्रश्न में बताया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने जो रिक्त स्थान है उनको फिल कर सकते हैं, और फिर आपको जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनको दूसरी जगह पर फिल करने में आसानी होगी। यानी शुरू में और अंत में आपको पहले ध्यान रखना है कि पत्र में किस तरह के शब्द जो है वो यूज होते हैं। इन सारी चीजों के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे आपके जो राइटिंग सेक्शन है उसके, ताकि आपको आसानी से पता चले कि किस तरह से जो है वो पत्र होते हैं, कहाँ पर कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है आपका चित्र वर्णम। यहाँ पर आता है प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता पंच वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। यानी जो आपको ये चित्र दिया गया है इसको आपने ध्यान से देखना है। आपने यहाँ पर 5 वाक्य जो है वो संस्कृत में लिखने हैं इस चित्र के अकॉर्डिंग। आपकी सहायता के लिए जो है वो मंजूषा दी गई है। जैसे यहाँ पर आपको मंजूषा में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज करने हैं या फिर केवल यही वर्ड्स यूज करने हैं। ये आपकी सहायता के लिए है कि आप इनको देख कर जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कौन कौन से वर्ड्स जो है वो फिल कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो बाकी आप इस चित्र को देखकर जो भी आपको अच्छा लगता है आप इजी से इजी जो है वो जो वाक्य है वो यूज कर सकते हैं। आपको इजी और टफ में जो है आपको मार्किंग का कोई इशू नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप टफ लिखेंगे तो ही आपको मार्क मिलेंगे। आप बहुत इजी भी अगर अपना वाक्य चूज करते हैं तब भी आपको उतने ही अंक मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप 5 वाक्य ऐसे चुने जो इजी हो, जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, शुद्ध लिख सकें। तो जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए जो आपकी मंजूषा है उसमें दिया गया है विपणायः हस्ते जनः स्यूतः कंडोलः आपनिकः मापनम महिला शीर्षि जन संप्रदः क्रीणाति शकानि फलानि भ्रमंती। अब इनके जो है हिंदी में आपको इसके अर्थ पता होने चाहिए। जैसे विपण्यः बाजार, हस्ते हाथ, जनः लोग, स्यूतः सूटकेस, कंदोलः कंदोला, आपनिकः दुकानदार, मापनम माप, महिला महिला, शीर्षि सिर पर, जन संप्रदः भीड़, क्रीणाति खरीदता है, शाकानी सब्जियां, फलानी फल, भ्रमंती इधर उधर घूमता है या घूमना। तो ये जब ये आपको इसके हिंदी में अर्थ पता होंगे तो आप जो है आसानी से पहले आप हिंदी में जो है इसके
कुछ वाक्य लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है यह बाजार का दृश्य है, जो आपको चित्र दिया गया है उसमें किस चीज का दृश्य है वो आप सबसे पहले लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, बाजार के बारे में दिखाया गया है, बाजार का जो एक फोटोग्राफ है वो है, तो यहाँ पर लिखा है यह बाजार का एक दृश्य है। एतत् विपण्य दृश्यम अस्ति। अगला हमने लिखा है बाजार में लोगों की भीड़ इधर उधर घूम रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स जो है वो यूज हो जाते हैं, जैसे विपण्याम यत्र तत्र जनानाम समूहा भ्रमंती। अगला है महिला दुकानदार से फल सब्जियां खरीद रही है। सा महिला दुकानदारात फलम शाकम च कृणाति। अगला है एक व्यक्ति हाथ में सूटकेस लिए दिख रहा है। कश्चिन व्यक्ति स्यूतम वहन दृश्यते। एक व्यक्ति सर पर सामान लिए चल रहा है। कश्चिन व्यक्ति शीर्षे सामानम वहन गच्छन्ति। तो इस तरह से जो है आप इजी से इजी जो वाक्य है वो यूज कर सकते हैं। आप कोई भी वाक्य ले सकते हैं और यहाँ से जो आपके मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वही शब्द उसी ही विभक्ति में यूज करना, आप विभक्ति को चेंज कर सकते हैं। केवल आपको अपना जो आपके वाक्य हैं उसको शुद्ध रूप में लिखना है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न में एक विकल्प भी दिया जाता है अथवा का, यानी अगर आपको चित्र वर्णन करना जो है वो टफ लग रहा है तो आगे आपको इसमें एक विकल्प आता है, वो है मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य न्यूनाति न्यूनम पंचाभिः संस्कृत वाक्ये एकम अनुच्छेदम लिखत। यानी या तो आप चित्र वर्णन कर सकते हैं या फिर अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद लिखने के लिए भी आपको जो आपका शीर्षक है वो भी दिया जाता है ताकि आपको इजी हो कि जो आपकी मंजूषा में शब्द दिए गए हैं वो किस बारे में है और आप किसके बारे में जो है आपको 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर भी आपको न्यूनाति न्यूनम पंचाभि संस्कृत वाक्य कहा गया है, यानी कम से कम 5 वाक्य आपने जरूर लिखना। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन 5 वाक्य जो है वो आप अनुच्छेद में जरूर लिखेंगे, तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है किस पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यानी ये आपका विषय है कि इस विषय पर आपको मंजूषा दी गई है। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में जो है 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर आपको मंजूषा दी गई है, अयोध्यायाम सर्वदा पालयति धर्मज्ञ सत्यप्रिय आसीत जनः तस्य जपम अभवत नाम्नः नियमानः नाम्नः नियमान ऋष्य मुन्य जनम। तो यहाँ पर अयोध्याम यानी अयोध्या में सर्वदा हमेशा पालयति रहता है, धर्मज्ञ धार्मिक, सत्यप्रिय आसीत था, जनः लोग, तस्य उसका, जापम जाप, अभवत यानी घटित हुआ, नामः नाम का, नियमान नियम का, ऋष्य ऋषि, मुन्य मुनि, जनम जन्म। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं उनको यूज करते हुए आप श्री राम जी के बारे में जो है 5 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। आप इजी से इजी जो है वो वाक्य चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा श्री रामस्य जन्म अयोध्याम अभवत। उन्हें उनके पिता ने जब तप से प्राप्त किया था। जपेन तपसा च पितरः प्राप्तः। श्री राम ऋषियों और मुनियों का आदर सत्कार करते थे। श्री रामः ऋषीणाम मुनीनाम च आदरम करोति स्म। लोग उनके नाम का जाप करते हैं। जनः तस्य नाम जपन्ति। उनके जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तस्य जीवने अनेकानि महत्वपूर्णानि घटनानि अभवन्। वे सदा धर्म और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। धर्म सत्यस्य मार्गे अनुसरणम कर्तुम सा सर्वदा प्रेरयति। तो इस तरह से आप जो है 5 या 5 से ज्यादा वाक्य भी कर सकते हैं। कम से कम 5 तो आपने वाक्य जरूर लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न में क्या है, विकल्प दिया गया था या चित्र वर्णन या फिर अनुच्छेद। तो आप पहले ध्यान से चित्र वर्णन के जो आपको शब्द दिए गए हैं या जो चित्र दिया गया है वो आप ध्यान से देखिए पढ़िए, और फिर अनुच्छेद का जो विषय है और जो आपके शब्द हैं उनको ध्यान से देखिए और पढ़िए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप चित्र वर्णन या अनुच्छेद में से कौन सा सही ढंग से कर सकते हैं, किसके 5 वाक्य जो है आप शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। तभी आप इन दोनों में से एक को चूज कीजिएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुयम लिखत। केवलम वाक्य पंचम। केवल 5 वाक्य आपने लिखने हैं जो आपके संस्कृत भाषा में आपने अनुवाद करना है वाक्यों का। आपको वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर आपको वाक्य दिए जाते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसका आपको संस्कृत में जो है उसका अनुवाद करना होता है। आपको 5 जो है वो वाक्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पर आपको पहला जो वाक्य है वो दिया गया है, माता पिता देवता के समान होते हैं। पेरेंट्स आर लाइक गॉड्स।
अब यहाँ पर आपने इसको संस्कृत में परिवर्तित करना है, इसका अनुवाद संस्कृत में करना है। जैसे माता पितरौ देवता तुल्यौ भवत। अगला है आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द ग्रेटेस्ट असेट। आत्मसम्मान एव बृहत्तमा संपत्ति ही अस्ति। अगला वाक्य है मेरे पिताजी सुबह कार्यालय जाते हैं। माय फादर गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। मम पिता प्रातः काले कार्यालयम गच्छति। अगला है कल मेरे सभी मित्र मेरे घर आए थे। आपने वाक्य जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट वर्ड है, कहाँ पर पास्ट है और कहाँ पर फ्यूचर है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है विभक्ति और धातु का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, भूतकाल का यूज हो रहा है। तो यस्टरडे ऑल माय फ्रेंड्स कम टू माय होम। तो कल के लिए जो पिछला कल है उसके लिए क्या यूज होता है, हय, और आने वाले कल के लिए क्या यूज होता है, श्व। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यूज होगा हय मम सर्वाणी मित्राणि मम गृहम अगच्छन्। अगला है कल हम सब खेलने जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जाएंगे, यानी यहाँ पर फ्यूचर को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है ये वाक्य। तो टुमारो वी विल ऑल गो टू प्ले। यहाँ पर क्या होगा, आने वाले कल को क्या कहते हैं, श्व। तो यहाँ पर क्या आएगा, श्व वयम सर्वे क्रीडन्तुम गमिष्यामः। अगला है सभी का आदर होना चाहिए। एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी सर्वेषाम आदरः भवेत्। अगला है हम सब श्लोक गाते हैं। वी ऑल सिंग श्लोक्स। तो वयम सर्वे श्लोकम गायामः। तो जो ये आपका वाक्य अनुवाद है, इसको भी आप अगर अच्छे से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है डिटेल में लिंक में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और साथ में कौन कौन से वर्ड जो हैं वो मैक्सिमम आते हैं, वो तो हिंदी से संस्कृत में जो है उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उनको संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, ये भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले भाग में। अगला भाग है खंड ग। यहाँ है अनुपयुक्त व्याकरणम, जो 25 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 5वें में आपसे पूछा जाता है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु सन्निधिम संधि छेदम व कुरुत। यानी यहाँ पर आपको संधि या संधि विच्छेद जो आपको निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार करना है। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न आपने करने हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन्मानुषात अपि विभेषी, यानी जो अनमानुषात है वो आपका अंडरलाइन है। तो यहाँ पर आपने इसका संधि विच्छेद करना है। यन्मानुषात का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यत जमा मानुषात। यत जमा मानुषात बनेगा यन्मानुषात। अब अगला है देवलाख्य जमा ग्राम। तो यहाँ पर देवलाख्य जमा ग्राम जो है उसकी जो उसका संधि होगी वो होगी देवलाख्यो ग्राम। अगला है मूर्खेश्च मूर्खई संगनम अनुरजंती। तो यहाँ पर मूर्खश्च, मूर्खश्च के जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मूर्ख जमा च। अगला है विनिपातो न वा कश्चित जमा दृश्यते। कश्चित जमा दृश्यते, इसकी संधि होगी कश्चित दृश्यते, यानी कश्चित जमा दृश्यते कश्चिद दृश्यते। अगला है तो यह जमा अल्पहे अपि करुणाया भीम भानौ निदाघे। यहाँ पर तयो जमा अल्पहे, इसको जो है आपने इसकी संधि करनी है। तो तयो जमा अल्पहे का होगा तयोर लपही, यानी यह और अ जो मिलकर क्या बनेंगे, ये बनेगा र। ये जो आपको संधि और संधि विच्छेद है इसके भी जो नियम है वो आपको जब ध्यान से पता होंगे कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आने पर क्या वर्ड बन जाता है, तभी आप जो है इस प्रश्न का सही से उत्तर कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासहम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। यानी जो आपको वाक्य दिए गए हैं उसमें जो रेखांकित पद है उसका समस्त पद या विग्रह जो है वो आपने लिखना है। केवल प्रश्न चतुष्टयम, यहाँ पर भी 4 प्रश्न ही आपने करने हैं। पहला है खगकुल कल रवई गुंजितम वन देश। तो खगकुल कल रवई, इसका जो है आपने समस्त पद ढूंढना है। तो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सही जो विकल्प है वो आपको चूज करना है। पहला है कल रवई गुंजितम, अगला है कलर वैगुंजितम, अगला है कलर वगुंजितम, या फिर कलर वैर गुंजितम। तो यहाँ पर जो ग आपका विकल्प है कलरव गुंजितम, ये आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रा मन्यते। तो काकचेष्टः जो आपका समास है उसका आपने समास विग्रह करना है। इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला है काकः एव चेष्टा यस्य स, दूसरा है काकस्य चेष्टा, तीसरा है काकः चेष्टः, चौथा है काकः चेष्टः इव। तो जो आपका आपका पहला जो विकल्प है काकः इव चेष्टा यस्य स, ये आपका सही इसका विग्रह होगा। अगला प्रश्न है वाची पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपकारतः। तो यहाँ पर इसका आपने क्या करना है, समस्त ढूंढना है। तो यहाँ पर चार विकल्प है, वाची पटु, वाक पटु, वाच पटु, वाच पटु। तो यहाँ पर आपका ख जो आपका विकल्प है वाक पटु, वो आपका सही विकल्प होगा। अगला है प्रस्तर तले लताश्च तरलश्च गुल्माश्च नो भवन्तु पिष्ठा। तो लताश्च तरवश्च या गुल्माश्च, ये जो आपका अंडरलाइन पद है इसका जो है आपने समस्त पद करना है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है लता तरु गुल्मा, दूसरा है लता तरुहु गुल्मा, अगला है लता तरु गुल्म, अगला है लता तरु गुल्महा। तो यहाँ पर क्या आएगा, घ जो आपका विकल्प है लता तरु गुल्महा, तो वो आपका सही विकल्प होगा। अगला है स्वव्यंग्यम अरे अहिभुक नित्यारितम का तव विशेषता। अगला जो आपके विकल्प है वो है वांग्ये संहिता या वांग्येन सहितम, वांग्यात सहितम या फिर व्यंग्याय सहितम। तो यहाँ पर क्या है आपका जो ख विकल्प है वांग्यायेन सहितम, ये आपका इसका सही विग्रह होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभाज्य वा अचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। चार प्रश्न आपने करने हैं। जो आपको वाक्य दिए गए हैं उसमें जो रेखांकित पद होंगे उसके प्राकृतिक प्रत्यय जो है वो आपने उसमें से उसका सही उत्तर ढूंढना है। तो जैसे पहला आपका प्रश्न है सा निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। तो विमुक्ता जो है वो आपका यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो विमुक्ता में कौन सा आपका प्राकृतिक प्रत्यय जुड़ा है वो आपने जो है चूज करना है। यहाँ पर चार विकल्प है, विमुक्ता जमा तल, विमुक्त जमा गीत, विमुक्त जमा टाप, विमुक्त जमा ठक। तो यहाँ पर क्या है, विमुक्ता जो आपका पद है उसमें ग जो आपका विकल्प है विमुक्त जमा टाप, यानी यहाँ पर क्या है टाप जो प्राकृतिक प्रत्यय है वो यूज हुआ है। अगला है सामाजिकम कार्यम सर्वे कुर्वन्तु। जो सामाजिक आपका पद है वो आपका अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पर चार आपको विकल्प दिए गए हैं, समाज जमा ठक, समाज जमा तव, समाज जमा गीत या समाज जमा इक। तो यहाँ पर सामाजिक में जो क्या कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है ठक, तो क जो आपका विकल्प है वो सही है, समाज जमा ठक यानी सामाजिक। अगला है त्वम मीनान क्रूर जमा तल भक्ष्यसी। तो क्रूर जमा तल, जब क्रूर में तल जो प्रत्यय है वो जुड़ जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, क्रूरताम, क्रूरतया, क्रूरतायाम या फिर क्रूरतायः। तो यहाँ पर क्या है जो आपका ख विकल्प है क्रूरतया, वो जो है आपका सही होगा। अगला है तदेव महात्मानः सव जमा तव इति तथ्यत आहु। तो सम जमा तव, जो सम पद है उसमें तव प्रत्यय जो है जो जुड़ जाएगा तो क्या जो आपका वर्ड है वो बनेगा। चार विकल्प हैं, समत्व, समता, समताम या समतवम। यहाँ पर घ जो आपका विकल्प है वो सही होगा, यानी सम में तव जब आपका प्रत्यय जुड़ जाता है तो बनता है समत्वम। अगला है बुद्धिमत जमा गीप पुत्र दवयोपेता पितुः गृहम प्रति चलिता। तो बुद्धिमत में जब गीप प्रत्यय जुड़ जाए तो कौन सा वर्ड बनता है, बुद्धिमती या बुद्धिमत या बुद्धिमती, बुद्धिमतिम। यानी अब यहाँ पर आपका जो क विकल्प है बुद्धिमती, गीप जो आपका प्राकृतिक प्रत्यय है जब बुद्धिमत में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, बुद्धिमती। अगला आपका प्रश्न है वाच्यानुसारम उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यतवा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। यानी यहाँ पर आपको क्या है संवाद को दोबारा से लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब यहाँ पर जो आपको संवाद दिए गए हैं उसमें आपको विकल्प दिए गए हैं, यानी एक संवाद है उसका विकल्प दिया गया है कि वहां पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर पहला है अय शुभे किम एवं डैश रुद्यते। तो यहाँ पर क्या आएगा, त्वम, त्वया, त्वाम या तव। यहाँ पर क्या आएगा, ख, त्वया यानी अहि शुभे किम एवं त्वया रुद्यते। अगला है भो वासव
पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम डैश रोद्ये रोद्यते रोदामी या रोदिव। तो अहम के साथ क्या लगता है आमी, यानी तो यहाँ पर क्या आएगा ग रोदामी। इस तरह से थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तीसरा है स दीन इति जानापि स कृषक डैश पीड़यति। तो यहाँ पर विकल्प है तौ तेन स तम। तो स कृषक तम पीड़यति यानी घ। अगला है किम एतत् भवता ना डैश दृश्यते पश्यति दृश्ये या पश्यसे। तो यहाँ क्या है किम एतत् भवता ना डैश क आएगा दृश्यते। अगला प्रश्न है कालबोधक शब्दई अधोलिखित दिनचर्या पूर्यत, यानी कालबोधक जो शब्द है जो काल है उनको आपने संस्कृत में लिखना है केवल प्रश्न चतुष्टयम, यानी 4 जो प्रश्न है वो सही करने हैं। यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा वाक्य दिया गया है, आपको टाइम भी दिया गया है, केवल उस टाइम को आपने संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ है ब्रह्मचारी ब्रह्म मुहूर्तई 4:15 जागरणम करोति, यानी 4:15 का जो टाइम है वो बताया गया है। तो 4:15 को संस्कृत में क्या लिखेंगे सपाद चतुर्वादने, यानी सावा के लिए क्या यूज होता है सपाद। अगला जो आपको दिया गया है वो है 4:45 का टाइम दिया गया है, यानी 4:45 यौगिक क्रियाम करोति। तो यहाँ पर 4:45 के लिए आप क्या यूज करेंगे पादोन पंचवादने, यानी 4:45 का जो टाइम है उसके लिए होगा पादोन। अगला है पश्चात 100 सनात्वा 5:30 का टाइम दिया है उपासनाम करोति। तो 5:30 जो 5:30 होता है उसको क्या बोलते हैं सार्ध पंचवादने, जो आधा वर्ड है उसके लिए क्या होगा सार्ध। अगला है तद निरंतरम 6 वेद पारायणम करोति। तो यहाँ पर 6 जो आपका टाइम है 6 के लिए क्या बोलेंगे षड्वादने। अगला है 100 8:15 का टाइम है अल्पाहारम करोति 8:15, यानी 8:15 को क्या कहेंगे सपादष्टवादने, यानी सावा के लिए सपाद और पौने के लिए पादोन, आधे के लिए सार्ध, और जो एजिट जो आपका है जैसे 6 है तो षड्वादने, 1 है 1 वादने, 2 वादने, 3 वादने, यानी और सावा के लिए सपाद। तो इस तरह से आपने काल बोधक जो शब्द हैं वो आपको लर्न करने हैं कि किस शब्द को क्या कहेंगे ताकि आप इसको आसानी से लिख सकें। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है मंजूषायाम प्रदत्तई उचितई अव्यय पदई अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी अव्यय जो पद है वो आपने सही रिक्त स्थान में लिखने हैं। मंजूषा में आपको कुछ अव्यय पद दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर डैश भवता मृडाल पटली भुक्ता। तो यहाँ पर क्या आएगा यत्र, यत्र भवता मृडाल पटली भुक्ता। अगला है अस्माकम परीक्षा डैश अस्ति। यहाँ पर क्या आएगा अद्य, अस्माकम परीक्षा अद्य अस्ति। डैश विद्यालय कार्यक्रम आसीत। यहाँ पर कैसे आएगा आसीत, यानी हो चुका है, ये भूतकाल का। तो यहाँ क्या आएगा हय, हय विद्यालय कार्यक्रम आसीत। अगला है माँ विहाय कथमन्य क डैश राजा भवितुम अर्हति। तो यहाँ क्या क अपि राजा भवितुम अर्हति। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 जो अव्यय पद है वो आप आसानी से चूज कर सकते थे। जैसे जहां पर आपका भूतकाल का यूज हो रहा है वहां पर हय जो है यानी बीता हुआ कल जो है वो आप आसानी से लिख सकते हैं, और जहां पर भविष्य की बात हो रही है वहां पर आने वाले कल यानी अद्य का जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है आप सही से लिख सकते थे। उसके बाद रहे थे आपके पास 2 अव्यय, तो इनको भी आप आसानी से चूज कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पद्य उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत केवलम प्रश्न त्रयम। केवल 3 प्रश्न आपने ऐसे ढूंढने हैं जो आपको वाक्य दिया गया है उसमें जो रेखांकित पद है वो अशुद्ध है, उसकी जगह पर सही यानी शुद्ध जो पद है वो आपने अपने विकल्प में से चूज करके लिखना है और दोबारा से अपनी उत्तर पुस्तिका में उस शुद्ध वाक्य को लिखना है। जैसे यहाँ पर है त्वम सर्वे एव मे प्रिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर त्वम जो है वो अंडरलाइन किया गया है, यानी त्वम जो है वो अशुद्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है युवाम यूयम स या तौ। तो यहाँ पर क्या आएगा ख यानी यूयम, यूयम सर्वे मे प्रिया। अगला है महर्षि वाल्मीकि उपनयन उपदेशस्य आवयो गुरु आसीत। तो उपदेशस्य जो वर्ड है वो यहाँ पर अंडरलाइन है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा उपदेशेन उपदेशाय उपदेशयो या उपदेशान।
तो यहाँ पर आएगा उपदेशेन, यानी आपका क जो विकल्प है वो सही हो, यानी यहाँ पर आएगा महर्षि वाल्मीकि उपनयन उपदेशेन आव्यो गुरु अस्ति। अगला है सा कुपिता एवं भणसी। तो यहाँ पर क्या है, भणसी जो शब्द है वो आपका अंडरलाइन किया गया है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, भणतः भणामि या भणति या भणंती। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ग, भणति, सा कुपिता एवं भणति। अगला है भयंकर व्याघ्रमारी तूर्ण धाविता। तो भयंकर जो है वो अंडरलाइन किया गया है, उसकी जगह पर क्या आएगा, भयंकर, भयंकरम, भयंकरारम या भयंकरा। तो यहाँ पर क्या आएगा, घ, भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता। इस जो ये आपको वाक्य दिए जाते हैं, इनको आप किस तरह से शुद्ध वाक्य करेंगे, आप यहाँ पर जो आपकी क्रिया है उसको ध्यान से देखेंगे कि कौन सी क्रिया यूज हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर जो आपके अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको चेंज करेंगे और जो आपके विकल्प में दिए गए हैं। क्रिया, कर्म, ये सारी चीजें जब आप देखेंगे, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये जो है एक जैसे एक विभक्ति के होने चाहिए, तभी जो है आपका जो आपका वाक्य है वो सही होगा। अगला जो आपका खंड है, खंड घ, उसमें आता है पठितावबोधनम 30 अंकों के लिए, यानी पाठ्य पुस्तक से उसमें प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं उसमें कौन सा जो है आपको पूछा जाता है प्रश्न। 12वां जो प्रश्न है वो आता है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी जो गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़िए, जो उसमें प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाता है जो आपकी पुस्तक से ही होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम तत्रोप्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत्, अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः, भारवतः शवस्थ स्कंधेन वहनं तत्कृते दुष्करम आसीत्, सौ भारवेदनया क्रीदन्ति स्म, तस्य क्रीडनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयां चोरितायाः मंजूषाया गृहीतः वारितः, इदानीं निजकृत्यस्य फलं भक्षव, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। यथा कथंश्च उभौ शवमान्य एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। तो यहाँ पर जब आपने ये गद्यांश पढ़ा तो इसके बाद जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर आपने निर्देश के अनुसार ही देने हैं। जैसे अ जो पार्ट है उसमें पूछा गया है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के। जैसे अभियुक्ता कया क्रीडन्ति स्म, अभियुक्त जो है वो क्यों रो रहा था। तो यहाँ पर जब आप ये अपने पैराग्राफ में वापस जाएंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे सौ भार वेदनाया क्रीडन्ति स्म, यानी वो क्या है, भार वेदना से, जो भारी था जो शब्द उसके भार से जो है वो रो रहा था। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपने पूरे वाक्य में नहीं लिखना है, केवल एक पद में उत्तर देना, तो आप केवल यहाँ पर लिखेंगे भार वेदनया। दूसरा है यहाँ पर अभियुक्तम कीदृशम आसीत, अभियुक्तम कैसा दिख रहा था। तो यहाँ पर जब आप अपने गद्यांश में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अभियुक्त है वो कैसा दिख रहा था। अभियुक्तम अतीव कृशकाय, यानी कृशकाय एक वर्ड में आप उत्तर लिखेंगे, कृशकाय यानी वो बहुत कैसा पतला दिख रहा था। कीदृशम देहम वहन्तौ तौ प्रस्थितौ, तो इसका आएगा काष्ठ पटले निहितम पटाच्छिदितम। तो यहाँ पर ये जो है आपने एक पद में ही इसके उत्तर देने हैं, केवल 2 जो है वो आपने लिखने हैं जो आपको सही लगते हैं। अगला जो इसका पार्ट है वो लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। इससे पहले कैसा एक पदेन उत्तरत, अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के जो है वो आपने यहाँ पर उत्तर देने हैं। यहाँ पर प्रश्न है मुदितः आरक्षी अभियुक्तम किम उवाच। तो यहाँ पर जब आप अपने पैराग्राफ में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कहा गया है तस्य कृदंत निश्यम मुदित आरक्षी तमुवाच, तो उसने क्या कहा है। तो ये आप यहाँ से जो पूरा जो वाक्य है वो एज इट इज जो है वो इसी तरह से लिखेंगे। जैसे मुदित आरक्षी तमुवाच, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयां चोरित्या मंजूषाया गृह्णात वारित, इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यते।
अगला है उभौ शव कुत्र स्थापितवन्तो, यानी उन्होंने शव को कहां पर रखा। जब आप पैराग्राफ में देखेंगे अंत में लाइन आई है यथा कश्चित उभौ शव मान्य एकस्मिन चत्वरे स्थापितवतौ, यानी उन्होंने कहां पर रखा, चौराहे पर उन्होंने रख दिया था। तो ये जो आप वाक्य है वो पूरा एज इट इज जो है इसी तरह से लिखेंगे कि उभौ शव मान्य एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो। अगला है कीदृशस्य शवस्य वहन दुष्कर्म अस्ति। तो ये जो है एज इट इज जो आपका है भारवतः शवस्थ कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत, ये भी पूरा एज इट इज पूर्ण वाक्य में आप लिखेंगे। अगला है आपका निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के। पहला है दुखी इतस्य किम विपर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, जो दुखी जो वर्ड है उसका विपर्याय पद यहाँ पर गद्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है, वो है मुदितः। अगला है मृत शरीरस्य इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, गद्यांश में जो है मृत शरीरस्य के लिए कौन सा पर्याय पद जो है प्रयुक्त हुआ है, शवस्य। अगला है प्राचालिताम क्रियापदस्य क्रियापदम लिखत, क्रियापद लिखना है प्राचालिताम का, वो है उभौ। अब इसमें अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखितम पद्ये पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी इससे पहले आपको गद्य दिया गया था वो आपने ध्यान से पढ़कर उसके उत्तर देने थे। अब आपको पद्य भाग दिया जा रहा है वो आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। जैसे यहाँ पर जो आपको पद्य भाग दिया गया है वो है अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेद यदि, यानी यदि चित्त और वचन के साथ साथ आपकी वाणी में भी वक्रता है, तदेवाहु महात्मनः समत्वमिति कथ्यते, तो उसी को जो है महान लोग क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। अगला जो पद्य है वो है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषम योय भयोदीयते परिजय फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि, यानी जो धर्म का उपदेश ना बोलकर जो है कटु वचन बोलते हैं वैसे मनुष्य कैसे होते हैं, वो जो है पके फल को छोड़कर जो है कैसे कच्चे फल को खाते हैं। इस तरह से जो ये आपको पद्य दिया गया है, अब इसके ऊपर जो है आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। जैसे एक पद में पहले आपको उत्तर पूछे गए हैं, केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चिते वाची च का भवेत, क्या होता है, अवक्रता। अगला है का पुरुषाम वाचम वदति विमूढ़धि। अगला है तदेव समतम इति के आहु महात्मना। आगे है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के। का अपक्वम फलम भुक्ते विमूढ़धि अपक्वम फलम भुक्ते। अगला है समक्वा किम भवति यथा चिते तथैव यदि वाची अवक्रता भवेत तदेव तथता समतम भवति समत्वम भवति। अगला है वाची कीदृशी अवक्रता भवेत यथा चिते तथैव यदि वाची अवक्रता भवेत। ये जो आपके प्रश्न हैं इनके उत्तर आप तभी दे पाएंगे अगर आपको जो आपने पद्य है उनको पढ़ा है या फिर उनको आपने समझा है। अगला जो है वो दिया गया निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देश के अनुसार जो आपको उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के। आहु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आहु जो क्रियापद है उसका कर्तृपद क्या है, महात्मनः। अगला है वक्रता इति पदस्य विलोम पदम श्लोकात चित्वा लिखत, श्लोक में जो विलोम पद है वक्रता का वो क्या है, अवक्रता। सबसे पहले ही आपने पढ़ा था। मनसी इति पदस्य पर्याय पदम श्लोकात चित्वा लिखत, पर्याय पद क्या है मनसी पद का, वो है चिते। मन का क्या है, चित्त जो शब्द है वो यहाँ पर यूज हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी जो आपको एक नाटक का अंश दिया गया है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर जो है वो आपने संस्कृत में देने हैं। तो यहाँ पर क्या नाटक दिया गया है आपको, सिंहासनस्थ रामः ततः प्रविशतः विदूष के नोपि मार्गई तपसहु कुशलवौ। विदूष को क्या कहते हैं, इत आर्यो, कुशलवौ कहते हैं रामम उपसर्य प्रणाम्य च अपि कुशलम महाराजस्य, राम कहते हैं आयुष्माद दर्शयात कुशल में भवतो किम व्यमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथि जन समुचितस्य काष्ठ श्लेषस्य परिष्पर्जय अहो हृदय ग्राही स्पर्श आसनार्धम उपदेश्यति उभौ राजासनम
खल्वेतत् न युक्तम् अध्यासितुम्। रामः सव्यधानं न चरित्रलोप्य तस्माकं व्यवहारितम् अध्यास्तं सिंहासनम् अंकम् अनुपेष्यति। उभौ अनिष्टं नाटकात् राजन् अलमिदात् दक्षिणेन रामः अलमिति शालीनतया भवति शिशुर्जनो वयो अनुरोधाद् गुणमहितामपि लीलान्य एव वृजति हिमकारोऽपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केत कच्छ दत्त्वा रामः एष भवतो सौंदर्य विलोक्य जिनेतेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर्वंशस्य कृता लव भवान सहस्त्रदितः। लव कुश और राम की जो यहाँ पर संवाद है वो आपको दिखाया गया है और उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के। पहला प्रश्न है कुश लवौ मार्गम क निर्दिशति विदूषकः कौ अनिच्छाम नाट्यात्। उभौ यानी कुश लवौ भी आप लिख सकते हैं या उभौ भी आप लिख सकते हैं। कुश लवयो वंशस्य कर्तः क सह सधृद्धि। अगला है पूर्व वाक्येन उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम। रामः कथम वंश परिचयम पृच्छति। रामः कौतूहलेन, कौतूहल के द्वारा जो उन्होंने वंश परिचयम पृच्छति, वंश परिचय जो है उनका पूछा था। कुशलवौ रामः उपसृज्य प्रणमय च किम पृच्छत। कुशलवौ रामम् उपसृत्य प्रणमय च पृच्छत अपि कुशलम महाराजस्य। हिमकरा कस्मात् भवात् पशुपते मस्तके वृजति। हिम बाकी पूरा जो है आप उसी तरह से लिखेंगे, केवल कस्मात् भवात की जगह पर आएगा बाल भवात, यानी हिमकरा बाल भवात पशुपते मस्तके व्रजति। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम। निर्गच्छत इति पदस्य विप्राय पदम नाटकाशात चित्वा लिखत। नाटक के अंश में जो है निर्गच्छत जो पद है उसका विप्राय पद क्या था, प्रविशतः। तथा प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गई तापसौ कुशलवौ। अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ पर जो कर्तृपद है वो है कुशलवौ। अगला है समीपम गत्वा इत्यस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्त। समीपम गत्वा का पर्यायपद प्रयुक्त हुआ है उपसृत्य। यहाँ पर भी जो नाटक के जो अंश है जो आपके पुस्तक से आपको दिया गया है उसको आपने पुस्तक में भी अच्छे से पढ़ना है। उसका जब आपको अनुवाद पता होगा तो आप इसके जो आंसर हैं उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको अनुवाद भी नहीं पता है तो भी उसी तरीके से, यानी जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसी के आधार पर आप अपने गद्यांश में जाकर उसके आंसर ढूंढ सकते हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी प्रश्न को निर्माण आपने करने हैं रेखांकित जो पद आपको दिए गए हैं उसके आधार पर। केवल प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्नों के आपके उत्तर करने हैं। यानी आप किसी भी शब्द की जगह पर प्रश्न को चिन्हित नहीं करेंगे, जो आपको अंडरलाइन किया गया है वर्ड उसी के आधार पर जो है आप, यानी उसी की जगह पर आप प्रश्न को पुट करेंगे। जैसे पहला है हिमकरा बाल भावात पशुपते मस्तके वृजंती। तो यहाँ पर आपने देखा कि इससे पहले जो आपका गद्यांश था यानी जो नाटक का अंश था वहां पर आपका एक एक प्रश्न पूछा गया था, तो वहां से आप जो है इसका आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाल भवात की जगह आएगा कस्मात। अगला है गजा वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन्य पशून की जगह पर आएगा कान। अगला है चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। तो यहाँ पर पाद ध्वनिना, ये अंडरलाइन किया गया, तो पाद ध्वनिना की जगह पर क्या आ गया केन। अगला है आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायम नीतवान। तो यहाँ पर क्या है, न्यायम की जगह क्या आएगा कुत्र या फिर कम, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृति ही एव शरणम। प्रकृति ही की जगह क्या आएगा का क्यों आएगा, क्योंकि जो प्रकृति ही है वो क्या है स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में वर्ड आता तो आएगा कह। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपने ध्यान देना है कि जो भी आपके ये प्रश्न निर्माण के लिए वाक्य दिए जाते हैं या प्रश्न निर्माण करने के लिए जो वाक्य आते हैं, ये जो आपके
पुस्तक का प्रश्न अभ्यास है उसी के अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं वहीं से जो है आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग से कोई आपको प्रश्न नहीं होते हैं। इसलिए आप अपने जो पुस्तक के अभ्यास हैं उनको अच्छे से पढ़िए ताकि जो भी आपके ये प्रश्न हैं वो आप फिल कर सके, क्योंकि वहीं से आपको पूछे जाते हैं, आपसे कहीं और से जो है इस खंड में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगला आपका जो प्रश्न है वो है मंजूषात समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरित्वा पुनः लिखत। यानी यहाँ पर आपको एक श्लोक दिया गया है, उसका अन्वय दिया गया है, जहां पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और मंजूषा भी दी गई है सहायता के लिए। मंजूषा से आपको शब्द जो है वो पुट करने हैं अपने रिक्त स्थान पे। यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके ये श्लोक के अन्वय हैं, ये भी जो आपके प्रश्न के अभ्यास दिए जाते हैं आपकी पुस्तक में पाठ के अंत में, वहीं से आपको दिए जाते हैं, तो आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको श्लोक दिया गया है, त्योरल्पैरपि करुणाया भीम भानौ निदाघे मालाकारः व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्य जनितुमिहि प्रविश्येने वारः धारा सारानपि विकीरतः विश्वस्तो वारिदे। तो यहाँ पर अन्वय इसका इस तरह से है, हे मालाकार डैश निदाघे, किसके बारे में था? भीम, आप ऊपर श्लोक में देखेंगे भीम भानौ, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भी वही आएगा भीम भानौ, यानी जो ये वाला आपका शब्द है भीम भानौ निदाघे अल्पैतरौ अपि डैश करुणाया। तो यहाँ पर क्या है? भवता करुणाया, यानी जो आपका पहला आपको शब्द दिया गया है भवता करुणाया अस्य तरो या पुष्टि व्यरचि वाराम डैश। यहाँ पर आप जब श्लोक में देखेंगे वाराम, उससे पहले क्या है? प्रावृष्येन, तो यहाँ पर भी प्रावृष्येन विश्वतः धारा सारान अपि विकीरतः वारिदेन इहि डैश सा पुष्टि किम शक्य। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या है? जब आप वापस से अपने श्लोक में देखेंगे तो वहां पर सा किम शक्य जनयितुम ही है, तो यहाँ पर जनयितुम जो है वो इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मंजूषा में जनयितुम जो है वो शब्द दिया गया है। तो इस तरह से अन्वय भी जो है आप अपने श्लोक के अनुसार जो आप लिख सकते हैं। अगर आपको श्लोक का अर्थ भी नहीं पता है, अन्वय भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अन्वय को जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर जब आप रिक्त स्थान के बाद और शुरू के वर्ड्स देखते हैं तो आप श्लोक में जाकर देख सकते हैं कि उसके समीप जो है वो कौन से वर्ड्स हैं, उनको आप फिल करके जो है अपने श्लोक के अन्वय को जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में भी आपको अथवा, यानी यहाँ पर आपको विकल्प दिया जाता है कि अगर आपको ये श्लोक का अन्वय पूरा करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसकी जगह पर जो है दूसरा जो विकल्प है वो चूज कर सकते हैं। दूसरा विकल्प क्या है? मंजूषायाम सहायेन श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पुनः लिखत। यहाँ पर श्लोक का भावार्थ आपको दिया जाएगा जिसके रिक्त स्थान जो है आपने पूरे करने हैं। सहायता के लिए मंजूषा भी दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे श्लोक दिया गया है, संपतौ च विपतौ च महता मेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चमेव यथा। तो भावार्थ यहाँ पर है अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् यथा डैश उदय समय रक्त भवति। उदय समय किसका होता है? यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जब आपको श्लोक का समझ आए तो होगा सूर्य। तो यहाँ पर क्या होगा? यथा सूर्य, तो पहला आपका जो शब्द है वो आएगा सूर्य उदय समय रक्त भवंती। सौ सूर्य डैश समय, पहले उदय समय में कहा था, अब डैश स सूर्य डैश समय अस्ति रिक्ता भवंती। तो यहाँ पर जो दूसरा आपका शब्द है वो आएगा अस्ते। तो सौ सूर्य अस्ते समय अपि रिक्ता भवति। तथैव महन्त सजना संपतौ डैश सति, यानी आगते सति अपि शांता भवन्ति एवमेव विपत्तौ आगते अपि ते डैश तिष्ठन्ति शांतः तिष्ठन्ति विचलतः न भवन्ति। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न में अन्वय और भावार्थ में से एक को चूज करना है, जो भी आपको सही लगता है, या आप उसको पढ़कर आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है आप सही फिल कर सकते हैं, आपको उनमें से वही चूज करना है। अगला प्रश्न है अधोलिखित कथांश समुचित क्रमेण लिखत। यहाँ पर आपको कथा दी गई है लेकिन उसके क्रम जो है वो आगे पीछे दिए गए हैं। अब आपको उस कथा को क्रम के अनुसार लिखना है। अब यहाँ पर जो आपको कथा दी गई है वो बाघ महिला और जो लोमड़ी है उस पर आधारित जो आपके पाठ्यक्रम में कथा है उसके आधार पर दी गई है। अब यहाँ पर जो ये आपको क्रमांक दिए हैं ये आगे पीछे हैं, ये मतलब स्टार्ट आपने क्रम के अनुसार लिखने हैं।
अब यहाँ पर आपको जो भी ये वाक्य दिए गए हैं इनको आप इस तरह से क्रम में लिख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप साथ में यहाँ पर इस तरह से भी कर, जैसे क ख इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। तो आप जैसे यहाँ पर लिखा, यदि एवं तरही माम निर्गले विद्वा चल सत्वरम। तो यहाँ पर क्या है, ये बाघ से कह रहे हैं, कौन, लोमड़ी, कि यदि हाँ तो मुझे जो है अपने गले में बांधकर आगे चल पड़ो। कौन कह रहा है, महिला कह रही है। सौ व्याघ्र तथा कृत्वा कानन यो। तो बाघ ने वैसा ही किया और जंगल की ओर चल पड़ा। श्रृगालेन सहितम पुनरायांत व्याघ्र दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमतीम चिंतत्वती। अब दूर से बाघ के साथ जो है लोमड़ी को आते देखकर जो बुद्धिमान महिला है वो सोचने लग गई। क्या सोचने लगी, जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुंच्यताम, कि अब महिला सोच रही है कि हम जो है जम्बुक के उत्साह से जो है अपने बाघ से हम कैसे बच सकते हैं। ये चीजें जब आप कथा को पढ़ेंगे तभी आप जो है इसको लाइन वाइज लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य किसके साथ आएगा, किसके बाद आएगा। जैसे इसके बाद आएगा, परम प्रत्युत्तमपि सा जम्बुकम अक्षी पंत्याम अंगुल्या तर्जन्यात उवाच। अब यहाँ पर महिला क्या करती है, वो जम्बुक को जो है फेंक देती है और अपनी उंगलियों से जो है उसको धमकाने लगती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबध श्रृगालश्च। यहाँ पर जो बाघ है वो भी नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, और जो लोमड़ी है वो भी अचानक से जो है बाघ के गले में फंस जाती है। एवं प्रकारेण बुद्धिमतीम व्याघ्रदात भयात पूरिता मुक्ता अभवत। तो यहाँ पर अपने ये बुद्धिमती का जो प्रमाण देकर जो है उसने बाघ के भय से मुक्त होकर जो है अपने आप को बचा लिया था। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है बुद्धिर बलवती। इसलिए कहा जाता है कि जो बुद्धि है वो सभी कार्यों में बलवती होती है, यानी बुद्धि जो है सबसे अधिक जो है वो काम आती है। अब यहाँ पर जो आपकी एक कथा है इसमें जो ये वाक्य है वो बहुत अलग अलग जगह से है, लेकिन आपको क्रम में किस तरह से जोड़ने हैं ये आप पहले अपने वाक्यों को जो है वो आप हिंदी में खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद कौन सा वाक्य आना चाहिए, इस तरह से जो है आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। यानी प्रसंग के अनुकूल जो उचित अर्थ होगा वो आपने जो है रेखांकित जो पद है उसकी जगह पर लिखना है। केवल प्रश्नत्रयम, केवल प्रश्न 3 करने हैं। अब यहाँ पर पहला दिया गया है, विद्वांसः लोकस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। अब यहाँ पर चक्षुष्मन्तः जो शब्द है उसके लिए जो उपयुक्त अर्थ होगा वो क्या होगा, नेत्रवतः, धनवंतः, ज्ञानवंतः या विद्यावंतः। तो यहाँ पर क्या होगा, चक्षुष्मन्तः की जगह नेत्रवंतः जो इसके लिए जो है उपयुक्त अर्थ प्रयुक्त होगा। अगला जो है वो है, सा पुत्रो चेष्टया प्रहत्य जगाद। जगाद की जगह पर जो है उपयुक्त अर्थ क्या होगा, यहाँ पर आपको दिए गए हैं, गदती, अरोदती, उक्तवती या अहसत। तो यहाँ पर क्या है, ग यानी उक्तवती जो है वो जगाद की जगह पर जो है उपयुक्त अर्थ होगा। अब अगला है, वायुमंडलम भृशम दूषितम। भृशम की जगह पर क्या होगा, दूरम, अत्यधिकम, न्यूनम या किंचित। तो भृशम जो शब्द है उसका जो उचित अर्थ होगा वो होगा ख, अत्यधिकम। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्यात्। तो निसर्गे की जगह पर जो उपयुक्त अर्थ होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर विकल्प देखिए, निसंस्मरणम, धरायाम, स्वर्गे या प्रकृत्याम। तो यहाँ पर निसर्गे की जगह पर जो उपयुक्त शब्द होगा, अर्थ होगा वो होगा घ यानी प्रकृत्याम। तो इस तरह से जो ये प्रश्न है इसमें जो आपको शब्द दिए गए हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, उनकी जगह पर जो उपयुक्त अर्थ है वो आपने अपने जो विकल्प है उसमें से चूज करने हैं। तो इस प्रश्न पत्र में आपने जाना कि जो ये प्रश्न पत्र है वो कम्युनिकेटिव संस्कृत के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, यानी बहुत से क्वेश्चन जो है वो सेम है, लेकिन थोड़ा जो पैटर्न है वो अलग है और कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप जो है इस वीडियो के थ्रू ये देख सकते हैं कि आपको किस तरह से निर्देश दिए जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस के निर्देश आपको किस तरह से रीड करने हैं, कैसे जो है उसके उत्तर उस निर्देश के अनुसार लिखने हैं। ये आपने दोनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें
ध्यान रखना है, यानी कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपने फॉलो करनी है, जो प्रश्न के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो आपने फॉलो करनी है। और जो आपका जो आपका पार्ट होता है वो आपने अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो आपके प्रश्न अभ्यास है उसको अच्छे से जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरा जो आपके ये क्वेश्चंस है वो आप देखेंगे कि वो उसी में से आपको दिए गए हैं। तो जब आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें तो आप प्रश्न अभ्यास को जरूर अच्छे से पढ़ें ताकि आप इस घ पार्ट को जो है अच्छे से फिल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।